नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। सुप्रीम कोर्ट में खारिज की बजट टालने की याचिका। लोकसभा अध्यक्ष ने 30 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक। जलीकट्टू पर तमिलनाडु में विधेयक सर्वसम्मति से पारित। अध्यादेश की लेगा जगह। पुलिस कार्रवाई के बाद हिंसक हुए लोग। रंजीत सिन्हा की बढ़ी मुश्किलें। कोयला घोटाले में सीबीआई करेगी पूर्व निदेशक की भूमिका की जांच। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित। दिल्ली में अभिभावकों को बड़ी राहत। निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा, नियमों का हो पालन। परिवारवाद के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज। कांग्रेस ने कहा, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए गठबंधन। गोवा में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे और गठबंधन की गांठ सुलझने के बाद राजनीतिक दलों के सामने बगावत से निपटने और वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की चुनौती है। राज्य में पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार को खत्म होगी। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की माथापच्ची के बाद बीजेपी और कांग्रेस आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। लंबी मशक्कत के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीटों के बंटवारे और उम्मीदवार तय करने का काम निपटा लिया है। अपर्णा यादव लखनऊ कैंट में रीता बहुगुणा जोशी के सामने चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन के नेता राज्य में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र संख्या 175 लखनऊ कैंट, श्रीमती अपर्णा यादव। हमने ये निर्णय लिया था कि हम अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे सेकुलर फोर्सेस इकट्ठे हो गए। लोगों को शायद संदेह ये हो गया कि इन हालात में शायद कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बन पाएगा और बीजेपी ऑल्टरनेटिव हो सकता है, इसलिए हम सब इकट्ठे हो गए। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की भारत समाज पार्टी को 8 सीट दी है। ओम प्रकाश राजभर खुद मऊ से कौमी एकता दल के मुख्तार अंसारी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी राज्य में 2002 के बाद से सत्ता से बाहर है और इस बार वापसी की कोशिश में है। देखिए, लड़ाई तो उत्तर प्रदेश में सपा से भी है, बसपा से भी है, लेकिन सीटें अलग अलग क्षेत्र की हैं। तीनों अलग अलग नहीं, तीनों एक हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन तीनों के एक साथ मिलकर के लड़ने के बाद भी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनाएगी जो उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षा के अनुरूप। और जहां तक रही टिकट की बात, चुनाव लड़ाने की बात, जिम्मेदारी की बात, तो ये तो हमारे नेतृत्व उसका आकलन करता है और अपने तरीके से जिस कार्यकर्ता को जहां उपयुक्त लगता है वो निर्णय वो लेता है। इस बीच आरएलडी ने सोमवार को कुछ और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के बागियों को टिकट देने में तवज्जो दी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूटने के बाद आरएलडी ने राज्य में छोटे दलों के साथ मिलकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को लेकर क्या भविष्य की रणनीति है और किस तरीके से कांग्रेस तैयारी कर रही है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीएल पुनिया हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। पुनिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुनिया जी, तमाम इफ एंड बट के बाद मैं कहूं कि गठबंधन हुआ, ऐलान हुआ, लेकिन कांग्रेस के लिए दोहरी चुनौती, उससे कैसे निपटेगी? उन लोगों को कैसे मनाएगी जिनको सरकार के खिलाफ पिछले कुछ महीनों में आप लोगों ने मोबिलाइज किया, आंदोलन करके खड़ा किया, और उसके बाद उस जनता को जो कि इस गठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए आप प्रेरित करेंगे? ये सही है। कांग्रेस पार्टी ने व्यापक जन संपर्क किया। यहां तक कि राहुल जी 1 महीना उत्तर प्रदेश में रहे, देवरिया से दिल्ली किसान महायात्रा, और 27 साल यूपी बिहार, और राहुल गांधी संदेश यात्रा, अभी शिक्षा सुरक्षा स्वाभिमान यात्रा, ये सब दौर चला। लेकिन इसमें मुख्य मुद्दा था किसानों से संबंधित, गरीबों से संबंधित, जो मजदूर है, छोटे व्यापारी हैं, उनसे संबंधित मुद्दे थे। किसान की हालत इतनी जर्जर है, वो कहा गया कि किसान का कर्ज माफ होना चाहिए और उसके लिए 2 करोड़ लोगों का
मांग पत्र भी बना के राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष पेश किया। तो ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों में साथ लेने के लिए और जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए के हित में अपना एजेंडा लागू करने के लिए ये ठीक समझा गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ेंगी तो सरतिया अगले इस बार चुनाव के बाद सरकार हमारी बनेगी। तो इसलिए कोई विरोधाभास नहीं है जो उसमें प्रचार कर रहे थे और आज हमने जो निर्णय लिया और गठबंधन किया उसमें विरोधाभास नहीं है। हम किसानों के हित में, गरीबों के हित में ये सब पूरा गठबंधन किया है और हम कामयाब होंगे। कुछ सीटों को लेकर पुनिया साहब भी शायद मैं कहूं कि बातचीत चल रही है। कुछ ऐसी सीटें जहां पर दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दावे पेश कर रहे हैं, ऐसी सीटों पर कैसे फार्मूला, किस फार्मूले के तहत बातचीत हो रही है और कब तक उसमें एक जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी? देखिए, दो दलों के बीच में जब समझौता होता है तो ये स्वाभाविक है कि सीटों के बारे में कांग्रेस पार्टी समझती है कि सीटें हमारे लिए बहुत मजबूत हैं, हमें इन पे लड़ना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी ये समझती है कि नहीं, उनका स्थिति ज्यादा अच्छी है, उनको लड़ना चाहिए, उनका क्लेम बेटर है, कांग्रेस पार्टी के। ये स्वाभाविक है, लेकिन इसका आपसी सद्भाव से, वार्तालाप से, डिस्कशन से इन सब समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है इसको समाधान किया जाएगा। पहली और दूसरे दो चरण के सूची थी, कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है और उसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी जारी की है। तीसरे चरण में, चौथे चरण में, इसी तरह से सिस्टम से 7वें चरण तक सूचियों का जारी करना वो पूरा होगा। पुनिया साहब, इस गठबंधन को फाइनल स्टेज तक आने में काफी वक्त लगा और बीच में खबरें भी आई कि शायद गठबंधन अब नहीं हो पा रहा है, लेकिन आखिरकार हुआ और उसके पीछे लोग बताते हैं कि प्रियंका गांधी का एक बड़ा रोल रहा है। क्या ये माना जाए कि यूपी के चुनाव में इस बार प्रियंका गांधी का रोल पहले की बजाय काफी बदला हुआ होगा, काफी व्यापक होगा? देखिए, ये सही है। पहले समाजवादी पार्टी से नीचे स्तर पर वार्ता हो रही थी, समाजवादी पार्टी में भी और कांग्रेस पार्टी में भी। जब ये लगा कि इसमें समझौता नहीं हो रहा है, जो कि प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में ये आवश्यक है, तो शीर्ष स्तर पर ये वार्ता की गई और शीर्ष स्तर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी जी की द्वारा समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के से सीधी वार्ता की गई और उसका हल निकाला गया। और जहां तक प्रियंका गांधी जी का जो प्रचार है उसका, उनका क्षेत्र है, उसमें विकास होगा कि नहीं होगा, ये सही है कि पहले अब तक प्रियंका जी रायबरेली, अमेठी तक उन्होंने अपने आप को सीमित रखा, लेकिन अभी मैं कह सकता हूं कि उन्होंने ये निर्णय लिया है कि रायबरेली, अमेठी से बाहर भी वो प्रचार करेंगी और इसको आगे आने वाले दिनों में उसको देखने को मिलेगा। और पुनिया साहब, क्या कांग्रेस के लिहाज से कुछ लोग यही कहते हैं, आप बेहतर समझा पाएंगे क्योंकि आप लंबे अरसे से यूपी में चुनावी राजनीति में भी रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी, कि असल में ये जो गठबंधन है ये काफी दीर्घकालिक होने जा रहा है और ये 2017 नहीं बल्कि 2019 इसका फोकस होगा। देखिए, जब मुद्दों के ऊपर समझौता हुआ है, किसानों की दशा को देखते हुए उनको सुधारने की, गरीबों की, और ऐसी ताकतें जो समाज को बांटती हैं, जो केवल अमीरों की बात सोचती हैं, उद्योगपतियों की बात सोचती हैं, जहां तक गरीबों की बात आती है, जहां किसानों की बात आती है, उसकी उपेक्षा करते हैं, तो ऐसी ताकतों का मुकाबला करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो न केवल विधानसभा में के चुनाव में, बल्कि संभावना है कि उसको आगे भी ये समझौता रहेगा और लोकसभा के चुनाव में भी ये देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल सर, 90 के दशक में जब कांग्रेस, उससे पहले मैं कहूं कि मुख्यधारा में सहयोगी दलों से आगे रहती थी और वहां पर एक गठबंधन किया पार्टी ने, और उस गठबंधन के बाद लगातार वो रीजनल पार्टियों से मैं कहूं कि कमजोर होती दिखी।
उस वक्त कई कमेटियां कांग्रेस के अंदर बनी जिन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अकेले आगे बढ़ना चाहिए अगर उसे अब बड़ी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में कुछ करना है। लेकिन अचानक फिर से उसी वापस टर्न पर कांग्रेस जाती दिख रही है। कैसे पहले से अलग होगा इस बार का गठबंधन और कैसे आप लोग जो पिछली बार गलतियां हुई वो दोहराएंगे नहीं? देखिए, पहले से फर्क है। अब की बार हमने बिल्कुल बूथ स्तर पर पार्टी को जागृत किया है, पार्टी को संगठित किया है। चाहे आप ले लीजिए कितने दौर में सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिल्ली से एक बस यात्रा को फ्लैग ऑफ किया जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब और प्रदेश के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है वो उसमें साथ के कानपुर तक यात्रा हुई और जगह जगह पर सभाएं करते गए। उसके बाद राहुल गांधी जी का सीधा संवाद था लोगों से, वो लखनऊ में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। उसके बाद बनारस में श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी यात्रा हुई और वहां पर ऐसा लगता था जैसे बनारस में घरों में कोई बचा नहीं है, सारे के सारे लोग वो उनके मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पे आ गए हैं। और उसके बाद तो आपने देखा है 27 साल यूपी बिहार, राहुल गांधी संदेश यात्रा, तो न्याय पंचायत और बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी पहुंची है और कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए सीधा संवाद किया है। तो हमने पार्टी की उपेक्षा नहीं की, पार्टी को मजबूती के साथ में अब ये है कि सब मिलके चुनाव लड़ेंगे, तो ये थोड़े दिन की बात है, फिर अपने संगठन को मजबूती के साथ में चलाते रहेंगे, मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पुनिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए आपका। यदि पहले का छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पर दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। कांग्रेस ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नौजवानों को मुफ्त पेट्रोल देने का वादा है, तो घोषणा पत्र में 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए चावल और 7 रुपए किलो चीनी का वादा भी शामिल है। कांग्रेस ने गोवा के लिए सोमवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने सरकार बनने पर कैसीनो बंद करने और खनन शुरू करने का वादा किया है। सस्ता अनाज और युवाओं के लिए कई लोक लुभावन वादे भी घोषणा पत्र में शामिल हैं। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप भी लगाया। हर एक गोवन का मैनिफेस्टो है, हर एक व्यक्ति का मैनिफेस्टो है, हर नौजवान का मैनिफेस्टो है, हर महिला का मैनिफेस्टो है, हर एक व्यक्ति का है। इसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 5,000 रुपए का, जिसके घर में 1 लाख से कम आमदनी है। तो ये एक संयुक्त मैनिफेस्टो है जिसमें हर व्यक्ति की आशा अभिलाषा शामिल है। This is a manifesto which is dedicated to the youth, to the empowerment of youth, to empowerment of women, to empowerment of the workmen, to empowerment of every Goan. It's something different. We have done it. घोषणा पत्र में गोवा के नागरिकों की दोहरी नागरिकता के मुद्दे को सुलझाने, युवाओं को रोजगार, छात्रों को 5,000 रुपए मासिक पेट्रोल देने, गोवा के निवासियों को सरकारी नौकरी में वरीयता देने का वादा भी है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश का भी जिक्र है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर कभी भी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस जो वादे करते हैं वो कभी निभाते नहीं, हम वादे करते हैं वो निभाते हैं। लास्ट टाइम हमने जो वादे किए थे उसमें से 90% काम पूरा किया, वादे किया, वो निभाने पड़ते हैं, वो निभाया हमने। बीजेपी 27 जनवरी को घोषणा पत्र जारी करेगी। आम आदमी पार्टी पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। राज्य में 4 फरवरी को एक ही चरण में 40 सीटों के लिए चुनाव होना है। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी।
मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मणिपुर में पहले चरण में 4 मार्च जबकि दूसरे चरण में 8 मार्च को मतदान होना है। पहले दौर के लिए 20 और दूसरे दौर के लिए 11 नामों पर फिलहाल फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ओक्राम इवोवी सिंह ने के खिलाफ थोबल से बीजेपी के एल बसंता सिंह उम्मीदवार होंगे। 7 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में बीजेपी का मुकाबला 15 साल से सत्ता में काबिज कांग्रेस के साथ है। पार्टी ने मणिपुर में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। मणिपुर में इस बार नए जिलों का गठन, उग्रवाद, विवादित अफवाह कानून समेत बेरोजगारी और नाकेबंदी जैसे बड़े मुद्दे हैं। मणिपुर में फिर से सरकार बनाने की कांग्रेस की कोशिशों को झटका लगा है। राज्य में पार्टी के 2 निवर्तमान विधायकों समेत पार्टी उपाध्यक्ष एस अशोभा ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस विधायक नीमचा किपजेन और वंगजांगिन वाल्टे ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष टीएन हॉकिप के अलावा स्पीकर टी लोकेश्वर को अपना इस्तीफा भेज दिया है। राज्य में 7 नए जिले बनाने के सरकार के फैसले के बाद से ही पार्टी के कई नेता विरोध जता रहे हैं। राज्य में कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे मुकाबले की उम्मीद भी की जा रही है। जल्लीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन के बीच तमिलनाडु विधानसभा से जल्लीकट्टू विधेयक आम सहमति से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने विधानसभा में ये बिल पेश किया, जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया। बिल में पारंपरिक खेल को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान है। इससे पहले राज्य सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए अध्यादेश जारी किया था। और इससे पहले जल्लीकट्टू के समर्थन में आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़पें हुई, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री ने राज्य के डीजीपी, गृह सचिव और मुख्य सचिव के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की, लेकिन विपक्षी दलों ने पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु में जल्लीकट्टू समर्थकों और पुलिस की झड़प की। जल्लीकट्टू पर स्थायी समाधान की मांग को लेकर सोमवार को भी प्रदर्शन जारी रहा। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। वहीं नाराज भीड़ ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। They are beating the people heavily. They are throwing us. They are pulling us. They are pushing us. Police, they are not behaving well. पुलिस के मुताबिक कई प्रदर्शनकारी वाम दलों से जुड़े संगठनों से जुड़े हुए हैं। डीएमके, सीपीआईएम समेत विपक्षी दलों ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है। वहीं केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। State government should not engage police against the agitators. That will precipitate the matter further, and it will lead to other forms of agitations. I appeal to all these youngsters, please call off the agitation, resume your studies. The government of the day, led by Tirupati Selvam, has taken necessary action. वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने जल्लीकट्टू को लेकर जारी प्रदर्शन के मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया। राज्य सरकार के अध्यादेश लाने के बाद रविवार को तमिलनाडु के कई इलाकों में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 5 राज्यों में चुनाव की वजह से आम बजट टालने की जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट के रुख से साफ हो गया कि 1 फरवरी को बजट पेश करने में कोई रुकावट नहीं रह गई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि बजट जल्दी पेश करने में किसी भी नियम का उल्लंघन हो रहा है। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के चुनाव के ऐलान से पहले ही 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाने का फैसला किया था। हालांकि विपक्षी दल विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट को चुनाव के बाद करने के लिए कह रहे थे और इस मामले में उन्होंने आयोग से शिकायत की थी। इस मामले में आयोग ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, तो वहीं लोकसभा स्पीकर ने 30 जनवरी को बजट सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कोयला घोटाले में पद के दुरुपयोग के मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से उनकी भूमिका की जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपनी निगरानी में सीबीआई डायरेक्टर की अगुवाई में एक एसआईटी बनाई है, जो रंजीत सिन्हा पर लगे आरोपों की जांच करेगी। कोर्ट ने आज कहा कि पहली निगाह में लगता है कि पूर्व सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा ने पद का गलत इस्तेमाल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 12 जुलाई को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख दिया था।
इसमें क्या क्या क्रिमिनल ऑफेंस कमिट हुए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, ये इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा। उन्होंने जो नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं सीबीआई के, और उनके अंदर 2 ऑफिसर्स की एसआईटी गठन करने का आदेश दिया है। और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट ने अपॉइंट करे हैं कोयले के मामले में मिस्टर चीमा, उनको बोला है कि वो उस टीम को लीगल हेल्प देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 हफ्ते के भीतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए महानिदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया है। जस्टिस जीएस खेयर ने केंद्र सरकार से मानवाधिकार संस्था के सदस्यों को भी 4 सप्ताह के भीतर नियुक्त करने को कहा। अदालत ने कहा कि अगर इस मामले में सुनवाई शुरू कर दें और कोई आदेश पारित कर दें तो सरकार मुश्किल में आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मोबाइल सिम के वेरिफिकेशन की व्यवस्था के बारे में 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। बेंच ने पूछा है कि मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल अब बैंकिंग के लिए भी होता है और ऐसे में मोबाइल यूजर्स की आइडेंटिटी की स्क्रूटनी के लिए सिस्टम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने आज एक एनजीओ की ओर से दायर जनहित याचिका में केंद्र सरकार और ट्राई को निर्देश देने की मांग की गई थी कि मोबाइल सिम धारकों की पहचान, पते का वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया जाए। देश में इस समय करीब 5 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों पर फीस बढ़ाने से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के अभिभावकों के लिए बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसमें डीडीए की जमीन पर चल रहे करीब 450 प्राइवेट स्कूल बिना सरकार की मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा सकते। प्राइवेट स्कूलों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। It is certainly a setback for the private schools and a victory for the parents, not only of Delhi but all over the country. You see, what is happening is that in 50s, 60s, 70s, 80s era, more than 400 schools were allotted lands with a condition that they cannot increase fees without permission of the Directorate of Education. But they have been increasing every year arbitrarily. दिल्ली सरकार ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और निजी स्कूलों को आगाह किया कि कोर्ट का फैसला नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं भी कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपने ये सोचे समझे बिना साइन कर दिया था कि इसका मतलब क्या है, तो फिर जमीन वापस कर दीजिए। सरकार वहां पे कोई अच्छा स्कूल चला लेगी, सरकार कोई ढंग का काम कर लेगी वहां पे, लेकिन जनता की जमीन है, करोड़ों की जमीन है। आप जमीन भी लेंगे और उसके अलॉटमेंट लेटर की शर्तें भी नहीं मानेंगे, तो ये तो नहीं चलेगा इस राजनीति में। पिछले साल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो स्कूल डीडीए की जमीन पर बने हैं वो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 से बंधे हैं और उन्हें फीस बढ़ाने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले 25 बच्चों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा, जिसमें 12 लड़कियां और 13 लड़के शामिल हैं। 4 बच्चों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। इन सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल किया जाएगा और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बच्चों को महापुरुषों की आत्मकथा पढ़ने की सलाह दी। ये पुरस्कार हर साल भारत सरकार और भारतीय बाल कल्याण परिषद की ओर से दिए जाते हैं। और अगर आपके जीवन में ये एक अवसर आया है पराक्रम का, क्या आप सर्वाधिक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जीवन चरित्र, ये जितना ज्यादा हो सके अभी पढ़ना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज देश ने उन्हें याद किया और इस मौके पर संसद भवन के अलावा कई शहरों में उन्हें श्रद्धांजलि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 120वीं जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। वहीं देश के कई और इलाकों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नेताजी के नारे आज भी देशवासियों के खून में उबाल पैदा करने के लिए काफी हैं। नेताजी का जन्म कटक में हुआ, इंग्लैंड में पढ़ाई हुई और आईसीएस की परीक्षा पास की, लेकिन नौकरी से इस्तीफा दे दिया।
इसके बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े। साल 1927 में उन्हें कांग्रेस में महासचिव और 1938 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक अलग पार्टी भी बनाई। साल 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन कर दिल्ली चलो का नारा दिया। अगस्त 1945 में टोक्यो के लिए निकलते वक्त ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान हादसे का शिकार हो गया। स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाला राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों का आज के सफर बस इतना ही। नमस्कार।